हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स के अगले टॉपिक यानी कि डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों ही लास्ट टॉपिक है। डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के मेथड्स के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, मतलब रिएक्शन रेट की कॉलिजन थ्योरी के बारे में समझना होगा। कॉलिजन थ्योरी क्या थी? इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट जब एक दूसरे से टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। मतलब जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट भाग लेते हैं, जैसे माना ए से बी बन रहा है तो ये जो बी बन रहा है वो प्रोडक्ट है और ये ए रिएक्टेंट है। मतलब रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट जब आपस में टकराते हैं, मतलब ए और बी कोई रिएक्टेंट है, जब आपस में टकराएंगे दोनों तो एक दूसरे से टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, तब जाके बी प्रोडक्ट बनता है। तो इसे कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट कहते हैं। मतलब टकराने के बाद प्रोडक्ट जो बन रहा है इसे, मतलब जब दो रिएक्टेंट यानी एक्स मान लेते हैं हम, एक एक्स और ए दोनों टकरा रहे हैं, उसके बाद बी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉलिजन थ्योरी। यूनिट टाइम में इनवर्स यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट के बीच होने वाली टक्करों की संख्या को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब यूनिट टाइम में बहुत कम, यूनिट टाइम में कोई भी, मत मान लो 1 मिनट है और इनवर्स यूनिट वॉल्यूम मतलब जितना टाइम है उतने थोड़ी सी मात्रा में हम बोल लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं किसी भी रिएक्टेंट, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी सैंपल का वॉल्यूम लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट के बीच होने वाली टक्करों की संख्या, मतलब ये दोनों हैं, इनके एक यूनिट टाइम में दोनों के बीच में होने वाली टक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। और टक्करों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे जेड से शो करते हैं। ये निम्न फैक्टर पर डिपेंड करती है। मतलब ये जो जेड है वो निम्न फैक्टर पर नंबर ऑफ कॉलिजन, मतलब कॉलिजन होती है टकराना, तो नंबर ऑफ कॉलिजन मतलब टक्करों की संख्या जितनी अधिक होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होता है। मतलब टक्करों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये के जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? के से डोनेट करते हैं हम रेट को, तो ये समानुपाती होती है जेड किसे कहते हैं? नंबर टक्करों की संख्या को, नंबर ऑफ कॉलिजन और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन की समानुपाती होती है। इफेक्टिव कॉलिजन क्या होते हैं? इफेक्टिव कॉलिजन इसे हम एफ से शो करते हैं और एफ बराबर क्या होता है? ई ए अपॉन आर टी। अब एफ की जगह हम ये रख सकते हैं क्योंकि ये इसकी समानुपाती है, और इसकी जगह हम ये वाला रख सकते हैं, तो के समानुपाती ई ए अपॉन आर टी। ये हो गए। हम इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। अब आगे आता है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर को हम पी से शो करते हैं। रिएक्शन में भाग लेने वाले एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के अगेंस्ट यानी सम्मुख होने चाहिए, जिससे वह एक दूसरे से जुड़ सकें। अगर सम्मुख नहीं है तो टक्करों की संख्या अनइफेक्टिव रहेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के सम्मुख यानी विपरीत होने चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए, तब तो रिएक्शन हो सकती है। अगर एक ही जैसे हो गए तो रिएक्शन नहीं होगी। क्या कहलाती है? ओरिएंटेशन फैक्टर कहलाती है। रिएक्शन में भाग लेने वाले एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के सम्मुख होने चाहिए। जैसे इसमें ए भी है, मतलब ये एक दूसरे के सम्मुख हैं, अलग अलग हैं, तो इनमें रिएक्शन हो रही है, और दोनों ही एक जैसे हैं, यानी यहाँ पे भी ए है और ये वाला भी ए है, तो नो रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है? ये भी समानुपाती होता है। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अब सब पहली वाली इक्वेशन, दूसरी, तीसरी इक्वेशन तीनों को हम ऐड कर देंगे। के समानुपाती जेड क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्या था? कॉलिजन। और पी है ओरिएंटेशन फैक्टर, और एफ क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। एफ बराबर क्या होता है? ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा के हम यहाँ कांस्टेंट लगा लेंगे। ए कांस्टेंट क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट है। यहाँ पे आर्हेनियस कांस्टेंट आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। के क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ए क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट है। और ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम आगे समझेंगे। आर क्या है? गैसेस कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 0.0821। और टी क्या है? टेम्परेचर है। ये नोट है कि ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है केवल गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होती है। ये थ्योरी केवल गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होती है। अब देखते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल के टकराने से होती है। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है आपस में, मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से होती है। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से होती है। आर्हेनियस ने बताया कि सभी मॉलिक्यूल जो टकराते हैं प्रोडक्ट देते हैं। मतलब कितने भी रिएक्शन में कितने भी मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, अगर वो टकराएंगे नहीं तो प्रोडक्ट नहीं देंगे। प्रोडक्ट कौन से मॉलिक्यूल देते हैं? जो कि आपस में टकराते हैं, जिनमें आपस में टक्कर होती है, वही प्रोडक्ट देते हैं, जिन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। जो मॉलिक्यूल आपस में टकराने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो टेम्परेचर के द्वारा एनर्जी ग्रहण करके एक्टिव मॉलिक्यूल बनने में जितनी एनर्जी ग्रहण करते हैं उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मतलब कोई रिएक्शन है, मतलब कोई रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है, वो टेम्परेचर से एनर्जी ग्रहण कर रहा है। एनर्जी ग्रहण करने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आ रहा है, मतलब कोई एनर्जी दे रहा है हम उसे, और उस एनर्जी को ग्रहण करके वो एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। इस एनर्जी को, जितनी एनर्जी उसने एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए ग्रहण की है, उसे क्या कहते हैं? हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी तथा रिएक्टेंट एनर्जी के डिफरेंस को भी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है वो हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे। माना कोई प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे, अब हम इसे एनर्जी देते जा रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो खुद ही अपने आप रिएक्टेंट एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। मतलब इस वाले रिएक्टेंट को, ये जो इतनी एनर्जी है, ये इस खुद की एनर्जी है। कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट नहीं आएगा, यहाँ प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ रिएक्टेंट आएगा, क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट तो हमें इसके बाद पता चलेगा ना, इसे एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज होने के बाद जब रिएक्टेंट मिलेगा ना हमें, यहाँ पे यहाँ आएगा रिएक्टेंट। ये क्या है? कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। इसकी जो ये जो कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें खुद की एनर्जी ज़रूर होती है, इसलिए इतनी इसकी खुद की एनर्जी है, रिएक्टेंट एनर्जी है। अब इसे हम एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। जो जितनी एनर्जी पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली एनर्जी क्या है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इस पॉइंट पे जाके वो एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। और इसके बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी, पूरी एनर्जी को मिला के हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। इसके बाद ही ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। जो इतनी जगह के जो प्रोडक्ट है, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी के बीच के जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होंगे, मतलब स्टेबल नहीं होंगे, और उसके बाद के जो प्रोडक्ट होंगे वो सब स्टेबल होंगे। बनने तो प्रोडक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल होंगे। और स्टेबल कहाँ से होंगे? जब उसकी रिएक्टेंट एनर्जी तक आ जाएंगे। रिएक्टेंट, उसकी एनर्जी जो है कम होकर रिएक्टेंट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, वहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो हमें स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई ए से शो करते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम ई टी से शो करते हैं, और ई आर यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट एनर्जी है। तो ई ए क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी तथा रिएक्टेंट एनर्जी के माइनस, यानी डिफरेंस को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट एनर्जी कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टेंट एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो आप